हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कल्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कल्ट क्या होता है, उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है और 21 ऐसी विशेषताएं देखेंगे जो ऐसे कल्ट में पाई जाती है, जिसके आधार पर आप स्वयं तय कर सकेंगे कि कोई भी संस्था, मठ, पंथ और संप्रदाय कल्ट है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाया है क्योंकि कल्ट विषय इतना महत्वपूर्ण और गहरा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आसपास या फिर सारी दुनिया में और कहीं भी किसी भी प्रकार के कल्ट को आप आसानी से पहचान पाएंगे और ऐसे कल्ट से अपने आप को, परिवार को और समाज को बचा पाएंगे और उनके खिलाफ जागरूकता ला सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कल्ट शब्द का सीधा अर्थ ब्रिटानिका डिक्शनरी से समझे तो एक छोटा धार्मिक समूह जो एक बड़े और अधिक स्वीकृत धर्म का हिस्सा नहीं है और जिसकी मान्यताओं को बहुत से लोग अत्यधिक कठोर या खतरनाक मानते हैं। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कल्ट का अर्थ अगर उदाहरण से समझे तो ऑरवेल, जो एक अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने एक ऐसी दुनिया का चित्रण किया है जहां विचारों की पुलिस होती है, जो पुलिस लोगों के मानसिक और भावनात्मक जीवन पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण करती है और जहां स्वतंत्र रूप से सोचना और कार्य करना या किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ना भी एक अपराध होता है। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत सारे स्थान अभी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो है माइंड कंट्रोल करने वाले कल्ट्स। स्टीवन हसन, जो एक विश्व प्रसिद्ध कल्ट विशेषज्ञ और अमेरिकी लेखक है, उनके मुताबिक कल्ट्स ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें लोगों को एक सही तरीके से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के लिए नियंत्रित और मजबूर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से कल्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं और अपने हिसाब से स्वतंत्र विचार और कार्य कर जीवन जीने की क्षमता खो देते हैं। कल्ट क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात, कोई भी संस्था, मठ, पंथ, समूह, समुदाय, संगठन और संप्रदाय कल्ट है या नहीं, ये कैसे पता किया जाए? इसका पता लगाने के लिए मैं आपके सामने कल्ट की 21 विशेषताएं रख रही हूँ। इनमें से जितनी ज्यादा विशेषताएं जिसमें भी पाई जाती है तो उसके कल्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। पहला, रिलीजियस टोटलिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद। ऐसे संगठनों से जुड़े हुए लोग की सार्वजनिक और निजी जीवन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जाता हो या नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता हो। मिलियू कंट्रोल यानी समूह के वातावरण को नियंत्रित करना। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों को आपस में कैसे संबंध रखना है, आपसी व्यवहार कैसा रखना है, आपस में कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कैसे बात करनी है, इन सब बातों पर नियंत्रण किया जाता हो या नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता हो। मिस्टिकल मैनिपुलेशन यानी आध्यात्मिक और धार्मिक होने का दावा। इन समूहों के गुरु या संस्थापक द्वारा चमत्कारिक होने का दावा किया जाता है। कई बार गुरु या संस्थापक अपने आप को किसी ईश्वर या भगवान का अवतार होने का दावा करते हैं। कई समूह में संस्था के गुरु या संस्थापक अपने आप को अवतार नहीं मानते, लेकिन उनका दावा ये होता है, मैं परमात्मा या दैवी शक्ति का माध्यम हूँ, सेवक हूँ और मेरे माध्यम से परमात्मा या देवी शक्ति कार्य करती है। कई समूह में गुरु या संस्थापक ये दावा करता है कि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, अंतिम सत्य को जान लिया है। इन सब दावों के चलते ऐसे गुरु या संस्थापक ये भी दावा करते हैं कि जो भी शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, इतिहास या कथा है, उन सब का सही अर्थ केवल उन्हें ही पता है। केवल उन्हें ही धर्म और आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ पता है।
बाकी अन्य लोग इसका वास्तविक रहस्य नहीं जानते। बाकी सब अज्ञानता में है। कई बार ऐसे गुरुओं द्वारा शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, इतिहास या कथा इन सभी को नकारा भी जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है इसमें कोई सत्य नहीं है, या कहेंगे इनका जो वास्तविक रहस्य है वो केवल उनको ही मालूम है। या फिर जो शास्त्र, पुराणों और ग्रंथ के जो ईश्वरीय पात्र होते हैं उनसे स्वयं को जोड़ते हैं। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित करना। आमतौर पर ऐसे संगठन के लीडर गुरु या संस्थापक करिश्माई और आकर्षक होने के साथ साथ अधिकारवादी नार्सिसिस्ट होते हैं। सीक्रेट साइंस, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक होने का दावा। आज के इस विज्ञान के युग में ऐसे समूह द्वारा ये भी दावा किया जाता है कि उनका ज्ञान, सिद्धांत और विचारधारा संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, या फिर ये दावा किया जाता है कि उनका ज्ञान, सिद्धांत और विचारधारा इस भौतिक विज्ञान से परे है, इसलिए विज्ञानवादी इसे नहीं समझ सकते। समूह के सिद्धांत या विचारधारा को सभी प्रश्नों या विवादों से परे परम सत्य माना जाता है। उनका ये भी मानना होता है कि सत्य केवल और केवल उन्हीं के समूह के पास है, बाकी सभी झूठे हैं, तथा उनके गुरुओं, स्थापकों और उनके ज्ञान की कोई आलोचना नहीं कर सकता क्योंकि वो संपूर्ण रूप से सत्य है। लोडिंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग। ऐसे समूह द्वारा ऐसी भाषा प्रयोग में लाई जाती है जिसमें शब्दों और वाक्यों को अपने हिसाब से पुनः व्याख्या करके प्रयोग में लाया जाता है, ताकि अक्सर बाहरी दुनिया उसे समझ न सके। ऐसे भाषा प्रयोग करने से आसानी से समूह से जुड़े लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी भाषा के चलते संगठन से जुड़े लोगों के पहले के विचार और समझ को सहज ही परिवर्तन करके संगठन की विचारधारा और सिद्धांत में बदल दिया जाता है। डॉक्ट्रिन ओवर पर्सन, ऐसे संगठन उनसे जुड़े व्यक्ति से परे अपनी विचारधारा, सिद्धांत और मान्यताओं को महत्व देते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उस संगठन के विचारधारा या मान्यताओं से जो अनुभूति होनी चाहिए उससे अलग या विपरीत अनुभूति करता है तो उसे महत्व नहीं दिया जाता है या उसे नकारा या दबाया जाता है। नहीं तो उनके तथाकथित विज्ञान के आधार पर पुनः परिभाषित किया जाता है। डिस्पेंसिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व में रहने का अधिकार। ऐसे समूह के पास ये तय करने का विशेषाधिकार होता है कि किसे इस संसार में रहने का अधिकार है और किसे नहीं। इसका अर्थ है कि ऐसे संगठन ऐसा मानते हैं कि बाहरी दुनिया के लोग बचाए नहीं गए हैं, अनभिज्ञ और अचेतन हैं, अज्ञानी हैं, और उन्हें उस समूह की विचारधारा, सिद्धांत या मान्यताओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए, तभी ही उनका और विश्व का कल्याण हो सकता है। यदि वे उनके समूह में शामिल नहीं होते हैं या समूह के आलोचक हैं, तो ऐसे लोगों को समूह के सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य समूह छोड़ देता है, तो उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। संगठन में शामिल करने के तरीके। जीवन में हर कोई व्यक्ति सफल और सुखी होना चाहता है, क्योंकि हर एक मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण है। इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता, सत्य, धन, संपत्ति, पद, पोजीशन के साथ साथ सुखद पारिवारिक संबंध और बेहतर स्वास्थ्य की तलाश में रहता है। इन सभी बातों का दावा करके ही कि आप हमारे संगठन से जुड़ जाइए, आपको ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह लोगों को भ्रमित करके संगठन से जोड़ा जाता है। ऐसे समूह के बारे में सामान्य मान्यता ऐसी है कि ये समूह कमजोर, जीवन से हारे हुए, अविवाहित, बहिष्कृत, दुखी और गरीब लोगों को ही भ्रमित कर उनको अपने संगठन में शामिल करते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही भिन्न है। ज्यादातर ऐसे संगठन में शामिल होने वाले लोग सामान्य और समृद्ध परिवार के बुद्धिमान लोग ही होते हैं।
ऐसे संगठन में नए लोगों को जोड़ने के लिए सम्मोहन, ट्रांस, छल कपट या अन्य कोई भी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। कई बार जानबूझकर ऐसे लोगों को समूह से जोड़ने का प्रयास किया जाता है जो संसार में वीआईपी और वीवीआईपी होते हैं, जैसे राजनेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और वकील आदि, ताकि संगठन की विश्वसनीयता को साबित भी किया जाए और संगठन का प्रचार प्रसार भी हो सके। हर एक ऐसे समूह की नए लोगों को जोड़ने की या कहे फंसाने की अपनी विशेष तकनीक होती है। जैसे समूह की केवल अच्छी बातों के बारे में ही लोगों को बताना, सदैव मुस्कुराता और प्रसन्न चेहरा ही दिखाना, सामने वाले व्यक्ति की बड़े ही प्यार से झूठी तारीफ करना, और कोई भी व्यक्ति को समूह से जोड़ने के लिए उस व्यक्ति को जो भी बात अच्छी लगती हो उसे वही सुनाकर उसे शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे समूह में मोटे तौर पर 4 तरीकों से लोगों को जोड़ा जाता है। 1. दोस्तों या रिश्तेदारों के द्वारा जो पहले से ही इनके सदस्य होते हैं। 2. अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे शिविर, कथा, वर्कशॉप, भाषण, व्याख्यान और प्रबोधन इत्यादि। 3. अनजान व्यक्ति के द्वारा, जिसमें पहले आपको अपना मित्र बनाने का प्रयास होता है, फिर उस मित्रता के आधार से संगठन में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। 4. सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, विमियो, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ब्लॉग इत्यादि। यहाँ तक कि बड़े बड़े कल्ट समूह द्वारा गूगल और विकिपीडिया जैसी वेबसाइट पर अपने समूह की नकारात्मक जानकारियों को दबा दिया जाता है। समूह से जुड़े लोग ये मानते हैं कि जब वे इस समूह से जुड़े थे तब उनके पास समूह में शामिल होने या नहीं होने का एक उचित विकल्प उनको दिया गया था, और ऐसे ही समूह को छोड़ने या जुड़े रहने के बारे में उनके पास अभी भी एक उचित विकल्प है। लेकिन ये केवल और केवल उस संगठन द्वारा ही बनाया गया भ्रम होता है, क्योंकि ऐसे संगठन में व्यक्ति मानसिक तौर पर संगठन की विचारधारा द्वारा ही चलता है, न कि अपनी स्वतंत्रता से। संगठन में जुड़ने के बाद की स्थिति, हनीमून फेज। ऐसे संगठन से जुड़े नए लोगों के साथ पुराने सदस्यों द्वारा वीआईपी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है, लव बॉम्बार्डिंग किया जाता है। अब जबकि वे समूह से जुड़ चुके हैं, इसलिए उनका नया जीवन शुरू हुआ है और वे इस दुनिया में विशेष है और उनका इस विश्व के कल्याण में बेहद अहम योगदान है, ऐसा उनको अनुभव कराया जाता है। उनको ऐसा भी कहा और अनुभव करवाया जाता है कि स्वयं ईश्वर ने उनको चुना है और आप ईश्वर के प्रिय हो। इसलिए शुरुआत में नए जुड़े लोगों को ऐसे समूह में बहुत ही आनंद और सुख की अनुभूति होती है, जिसे ही हनीमून फेज कहते हैं। लेकिन इन नए जुड़े लोगों को नहीं पता होता कि आगे चलकर उनका जीवन वास्तविकता में कैसा होने वाला है। हालांकि ज्यादातर समूह से जुड़े लोग जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं कि उनका जीवन पहले से कई अच्छा है और वे पहले से बहुत खुश है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे समूह में लोग के अधिकांश जीवन में दुख, दर्द, बलिदान और डर होता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से ऐसे समूह में तन, मन और धन से समर्पित होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसे समूह में वास्तविक जीवन कैसा होता है, लेकिन वे भी नहीं समझ पाते कि आखिर उनके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए फिर वे लोग समूह द्वारा बनाई गई अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं। ऐसे संगठन में डर और पश्चाताप के माध्यम से लोगों को बहकाया जाता है। अगर समूह से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसी व्यक्ति को ही दोष दिया जाता है कि उन्होंने ही कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसका ये फल है। उनका निश्चय और विश्वास कमजोर है, या उनके पूर्वजों और दुष्ट आत्माओं का ये परिणाम है, या फिर कहेंगे आपने समूह की विचारधारा को ठीक से फॉलो नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये आपकी कमजोरी है, इसे ठीक करो और पुरुषार्थ करो। इसमें संगठन या संगठन के सिद्धांत का कोई दोष नहीं है।
उनके गुरु या बड़ों का भी कोई दोष नहीं है। जो भी समस्याएं या परिस्थिति आती है उसके लिए वो व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेवार है। इस प्रकार जो पीड़ित होता है उसे ही दोषी ठहराया जाता है। ऐसे संगठन से जुड़े लोग अपना सब कुछ तन, मन, धन, समय और संपत्ति सब कुछ संगठन के नाम कर देते हैं और अंत में केवल उस संगठन के दास या नौकर बनकर रह जाते हैं। जिनके पास व्यक्तिगत या फाइनेंशियल कोई संसाधन नहीं रहता और बिना वेतन दिए संगठन के हर कार्य ईश्वरीय सेवा के नाम से उनसे ऐसे ही करवाए जाते हैं और इस तरह वे उस संगठन में फंस जाते हैं। कई बार कई संगठन में ऐसा भी होता है कि जब तक व्यक्ति काम करने लायक है और बीमार नहीं पड़ता तब तक उस व्यक्ति से काम करवाया जाता है और जैसे ही व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसकी उम्र हो जाती है और जब वो संगठन के लिए कोई भी काम करने लायक नहीं रहा तो उस व्यक्ति को उस संगठन से निकाल दिया जाता है। संगठन से जुड़े लोगों का सारा समय संगठन के काम काज जैसे नए नए लोगों को ले आना, फंडरेजिंग, धन इकट्ठा करना, कार्यक्रमों की तैयारी करना या संगठन के स्थूल कार्य जैसे साफ सफाई, भोजन बनाना, संगठन और उनकी संपत्ति का रखरखाव आदि में ही जाता है। ऐसे संगठन अपने सदस्यों पर ट्रांस या सम्मोहन का प्रभाव डालने के लिए मेडिटेशन, एफर्मेशन, उपवास, व्रत, लंबे लंबे शिविर, एक ही प्रकार का ज्ञान बार बार सुनाना, भाषण, प्रबोधन, मंत्र जाप, संगीत, नृत्य आदि का बार बार प्रयोग करते हैं और संगठन की विचारधारा और सिद्धांत को अपने सदस्यों के मन में और ही पक्का करते हैं। द बाइट मॉडल यानी व्यक्ति के बिहेवियर, इंफॉर्मेशन, थॉट और इमोशन को कंट्रोल करना। सबसे पहला है बिहेवियर कंट्रोल यानी व्यवहार को नियंत्रित करना। ऐसे समूह में लोगों को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कौन से कपड़े पहनना है, कैसा और कैसे खाना खाना है, कब और कितना सोना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन कौन से अनुष्ठान करने हैं, कौन से कर्म करने हैं। ऐसे जीवन के सभी अभिन्न अंगों पर संगठन द्वारा बताई गई बातों को हर एक व्यक्ति को कठोरता से पालन करना होता है। ऐसे समूह से जुड़े लोगों की दिनचर्या बहुत ही चुस्त और कठोर होती है। ऐसे समूह से जुड़े लोगों के पास कभी भी फ्री समय नहीं होता है। करने के लिए कुछ न कुछ काम उनके पास हमेशा होता ही है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल अप टू डेट जानकारी के बिना किसी भी व्यक्ति को आसानी से बहलाया फुसलाया और नियंत्रित किया जा सकता है। जब नए लोगों को समूह में शामिल करना होता है तो झूठ बोलना, पूरी और सही जानकारी न देना, भ्रमित करना आदि तकनीक ऐसे समूह द्वारा अपनाई जाती है। कई बार ऐसे संगठन में एक बार जुड़ने के बाद आपको टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, बाहर की दुनिया के समाचार पत्र, मैगजीन द्वारा जानकारी नहीं लेने दी जाती क्योंकि संगठन द्वारा उस जानकारी को आपके और संगठन के लिए नुकसान कारक बताई जाती है। इसलिए ऐसी जानकारी को सुनने ही नहीं दिया जाता, या फिर आपको क्या सुनना चाहिए वो भी वो संगठन ही निर्णय लेता है। ऐसे संगठन में लोगों को जानबूझकर संगठन के कार्यों में ही बहुत बिजी रखा जाता है ताकि संगठन से जुड़े लोगों के पास फ्री समय ही न बचे जो अपने अंदर हो रहे सवालों के जवाब ढूंढने का वो प्रयास कर सके। और जब उन्हें देखने, पढ़ने या सुनने का समय दिया भी जाता है तो वही सुनाया, दिखाया और पढ़ने को मिलता है जो उस समूह के सिद्धांत और विचारधारा होती है, जिससे लोग और ही उनकी विचारधारा में पक्के हो जाते हैं। ऐसे समूह में लोग आपस में संस्था की विचारधारा और उनके बड़ों और लीडर की आलोचना की बात नहीं कर सकते। ऐसे संगठन में जो भी नए लोग जुड़ते हैं उन्हें अपने सवाल, अपनी दुविधा, अपनी समस्या केवल बड़ों को ही शेयर करने को कहा जाता है, न कि संगठन के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। जब तक नए सदस्य संगठन में पक्के नहीं हो जाते तब तक उन पर विशेष ध्यान और केयर किया जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को संगठन के पूर्व सदस्यों जो संगठन को छोड़ चुके हैं और आलोचकों के संपर्क से बचने के लिए कहा जाता है। ऐसे संगठन में वास्तविक सत्य के कई स्तरों द्वारा ज्ञान को नियंत्रित किया जाता है। बाहरी दुनिया वालों के लिए बाहरी विचारधारा, ज्ञान और सिद्धांत और संगठन से जुड़े लोगों के लिए आंतरिक विचारधारा, ज्ञान और सिद्धांत दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे संगठन में उनका वास्तविक इतिहास, उनके द्वारा हुई गलतियां, उनके चलते बर्बाद हुए लोग, उनके कारण हुए क्राइम्स जैसे मर्डर, सुसाइड, रेप, लड़ाई झगड़ा और संगठन पर चल रहे क्रिमिनल और सिविल केसेस, ऐसी सारी जानकारी को आम जनता से और विशेष तौर से नए जुड़े सदस्यों से छुपाया जाता है, या फिर संगठन की सारी ऐसी इतिहास की घटनाओं को दबा दिया जाता है, या उसकी कुछ और ही ऐसी नई कहानी बनाकर पेश की जाती है जिसमें उनका संगठन निर्दोष और सबसे अच्छा नजर आए। थॉट कंट्रोल, विचारों को नियंत्रित करना। ऐसे संगठन में विचार व मन को नियंत्रण करने के लिए अधिक जोर दिया जाता है। केवल संगठन और संगठन की विचारधारा के बारे में सोचना और उस पर ही मन को केंद्रित करना, जिससे लोग संगठन के सिद्धांतों विचारधारा को और ही अपने मन में पक्का कर लेते हैं। ऐसे संगठन की विचारधारा और सिद्धांत एब्सोल्यूटिस्ट होती है, यानी हर चीज को दो ही तरीके से देखते हैं, या तो पूरी सफेद यानी जो उनकी विचारधारा है वो बहुत अच्छी है, और अगर विचारधारा उनके विपरीत है तो वो पूरी काली यानी बहुत बुरी है। जबकि वास्तविक जीवन में ज्यादातर हर चीज सफेद और काले के बीच में यानी ग्रे होती है। ऐसे संगठन के सिद्धांत जीवन की हर समस्या, सभी परिस्थितियों और हर एक सवालों के जवाब देने का दावा करता है। इसके अलावा बड़े ही प्रभावशाली और अच्छे ढंग से लोगों के विचारों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में हमने पहले ही समझ लिया है। इमोशन कंट्रोल, भावनाओं को नियंत्रित करना। ऐसे संगठन में लोगों की भावनाओं को भी नियंत्रित और दो भागों में संकीर्ण करने का प्रयास किया जाता है। या तो उन्हें संगठन के सिद्धांत और विचारधारा अनुसार पूरे संसार में विशेष चुने हुए सदस्य के रूप में परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए, या फिर इसके विपरीत आप प्रायश्चित और दुख की भावना में रहते हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आपका पुरुषार्थ ठीक नहीं, आपके पिछले कर्म बुरे हैं, आप पूरे मन से और संपूर्ण समर्पित होकर कोशिश नहीं कर रहे। आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए डर और अपराध बोध का सहारा लिया जाता है। सदस्यों को होने वाली ऐसी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने या व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिखाया जाता है कि वे कभी भी अपने या अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा न सोचें, बल्कि हमेशा संगठन के बारे में सोचें और कभी संगठन के प्रति शिकायत न करें। उन्हें कभी किसी बड़ों की, गुरु की, संगठन की आलोचना नहीं करनी है, बल्कि खुद की ही आलोचना करनी है। आपसी और पारिवारिक संबंधों पर संपूर्ण नियंत्रण। कई संगठन पारस्परिक, आपसी और पारिवारिक संबंधों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उनके लीडर या गुरु लोगों को कुछ सदस्यों से बचने, उनसे बात नहीं करने और उनसे संबंध नहीं रखने के लिए और उन्हें किनसे अच्छा संबंध रखना है वह कह सकते हैं और कहते हैं। कई संगठन तो सदस्यों को ये भी बताते हैं कि वे किससे शादी कर सकते हैं और किससे नहीं, या कई संगठन में शादी को ही गलत माना जाता है और सदस्यों के वैवाहिक जीवन को और बाकी सभी रिश्ते को नियंत्रित करते हैं। कुछ समूहों में काम और सेक्स की भावनाओं को विकारी और नकारात्मक बताया जाता है और ऐसी भावनाओं को दबाने के लिए कहा जाता है। फिर इसी दबी भावनाओं को प्रसारित करने के लिए उन लोगों से हार्ड वर्क करवाया जाता है। इससे विपरीत कुछ एक ऐसे संगठन भी होते हैं जहां विशेष काम विकार की और कामुकता की आवश्यकता होती है। उसके बिना आप संगठन से जुड़ नहीं सकते।
अगर कोई गृहस्थी है और उसके बाल बच्चे हैं तो पूरा प्रयास किया जाता है कि वो बच्चे भी संगठन में संपूर्ण रूप से जुड़े रहे और इस तरह बचपन से ही संगठन की विचारधारा में पलता है और उनकी तार्किक रूप से कार्य करने की क्षमता नहीं के बराबर हो जाती है। अगर कोई सदस्य इन सब भावनाओं से पीछे हटता है तो उसे स्वार्थी महसूस कराया जाता है। इस तरह ऐसे संगठन लोगों को भावनात्मक रूप से नियंत्रण करने का प्रयास करता है। संगठन में लोगों को बनाए रखने की युक्तियां। संगठन में मिली नई पहचान को कायम रखने के लिए कुछ संगठन में नए जुड़े लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि अब उनका वास्तविक जन्म हुआ है। संगठन से जुड़े हर व्यक्ति को मानसिक तौर पर प्रभावित करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका जो प्रयोग में लाया जाता है वो है उनकी नींद को कम कर देना। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें से एक है, ज्यादातर ऐसे संगठन में सुबह 3-4-5 बजे तक लोगों को बहुत जल्दी उठना होता है और सारा दिन कार्य करना होता है। ऐसे संगठन में अधिक सोना भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे संगठन में ये हमेशा निहित होता है कि समूह में शामिल होना ईश्वर की इच्छा है और समूह को छोड़ना ईश्वर के साथ विश्वासघात करना है। ऐसे संगठन में नए जुड़े लोगों के जीवन में एक नया उद्देश्य दिया जाता है और नई प्रवृत्तियां करवाई जाती है जो उनकी नई पहचान को और मजबूत करती है। ऐसे संगठन में व्यक्ति के पुराने शौक, प्रतिभा, रुचि और कला को छोड़ने को कहा जाता है या उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे संगठन में जुड़ने के बाद पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते और पुराने परिवार को छोड़ने को कहा जाता है या उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना पहले दिया जाता था। ऐसे संगठन में जुड़ने के बाद व्यक्ति का वास्तविक पालौकिक या अलौकिक सच्चा परिवार यह संगठन ही होता है और जो उनका पहले परिवार था वह केवल भौतिक या लौकिक बनकर रह जाता है। संगठन से जुड़े लोगों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के नाम से या विश्व के कल्याण के नाम पर अपना तन, मन, धन, समय और संपत्ति को संगठन में देने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे संगठन में जो लोग संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं उन्हें ऐसे जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है जो उनके परिचित स्थान और परिवार से बहुत दूर होता है और उस जगह पर केवल उस व्यक्ति की एक ही पहचान रह जाती है जो संगठन ने उसे दी है। ऐसे संगठन में हर एक बात के नियम होते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हर चीज के नियम, जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों के नियम। प्रशासन संरचना। ऐसे समूह को चलाने की कमान आमतौर पर आधिकारिक, सत्तावादी और ऊपर से नीचे की होती है। सबसे ऊपर उनके लीडर, फिर उनके नीचे देश या राज्य के प्रमुख, फिर उनके नीचे स्थानिक प्रमुख और उनके नीचे संपूर्ण रूप से संस्था से जुड़े लोग और उसके बाद आम लोग। संपूर्णता और पवित्रता। ऐसे समूह का लक्ष्य इस लोक का न होकर पालौकिक होता है, जैसे स्वर्ग, हेवन, जन्नत, ब्रह्म, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, संपूर्णता, परमानंद को या सत्यता को पाना होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पवित्रता और ब्रह्मचर्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कई समूह में तो पति पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध को भी अपवित्र और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में विघ्नरूप माना जाता है। इसके चलते संगठन से जुड़े यंग लड़के और लड़कियों को अविवाहित रहने पर जोर दिया जाता है और एक दूसरे के प्यार में पड़ना भी पाप या अपराध माना जाता है। जो संगठन से जुड़ने से पहले ही गृहस्थी है उनको भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने पर जोर दिया जाता है और उनका भी प्यार और समर्पण एक दूसरे के प्रति न होकर गुरु, लीडर और उनके तथाकथित भगवान से ही होता है। द कल्ट ऑफ कन्फेशन। संपूर्णता, पवित्रता और ब्रह्मचर्य के ऐसे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई मनसा, वाचा या कर्मणा में गलती होती है तो उसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
और अलग अलग संगठन के सिद्धांत अनुसार या तो उनको सबके सामने या ईश्वर के सामने या उनसे बड़ों के सामने कन्फेस करना होता है कि हमसे ये गलती हुई है। कई बार ऐसे कन्फेशन का बड़ों द्वारा या अन्य सदस्यों द्वारा ब्लैकमेल के तौर पर दुरुपयोग करके उस व्यक्ति का शोषण किया जाता है। सृष्टि की अजीब मान्यताएं। ऐसे संगठन में कई संगठन ऐसा समझते हैं कि अभी कुछ वर्षों में सृष्टि का सर्वनाश होने वाला है। कई फिर समझते हैं उन्होंने सृष्टि के विनाश को रोक कर रखा है। कई कहते हैं कि विनाश में केवल उनका संगठन ही बचा रहेगा। ऐसे संगठन में ऐसी भी मान्यता होती है कि उनके संगठन के बाहर कोई शैतान या माया उन्हें वश करने के लिए तैयार है। जैसे ही कोई संगठन या संगठन के सिद्धांत को छोड़ता है तो माया या शैतान उसे वश कर लेते हैं। शोषण। एक बार ऐसे संगठन से लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़ जाते हैं, फिर उन लोगों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण किया जाता है, जिससे न केवल उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनका जो स्वयं के प्रति और दुनिया के प्रति भाव होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। नो वे आउट। ऐसे संगठन में संगठन को छोड़ने का कोई वैधानिक कारण नहीं होता है। आप ऐसे ही संगठन को नहीं छोड़ सकते। पहले से ही लोगों को डराया जाता है कि आप संगठन को छोड़ देंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप कभी संगठन के बाहर जी ही नहीं सकते। इस डर के चलते बहुत कम लोग ही ऐसे कल्ट से बाहर आ पाते हैं। अब आप जिस भी संस्था, मठ, पंथ, समूह, समुदाय, संगठन और संप्रदाय को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए 21 में से कितनी विशेषताएं उनमें है। जितनी ज्यादा विशेषताएं उतना ही वो संगठन एक कल्ट है, और जितनी कम उतना वो संगठन कल्ट न होकर के एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसी बात को स्टीव हसन ने चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। अभी मैं केवल उसे दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस चार्ट को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग कल्ट और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बीच का फर्क समझ सके और कल्ट के द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के शोषण से बच सके और उनके प्रति जागरूक हो सके। हाँ, अगर आपका परिवार या आपके परिवार में से कोई सदस्य ऐसे ही किसी कल्ट से परेशान है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिखे नंबर और ईमेल पर संपर्क कर राय सलाह ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास देखिए, जागरूक रहिए और जागरूक करिए कि कहीं कोई कल्ट तो नहीं चला रहा। धन्यवाद।